दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां सालाना मनाए जाने वाली फेस्टिवल ने एक वर्ड यानी एक शब्द दुनिया को दिया है, जिसने इंग्लिश डिक्शनरी में अपना स्थान बना लिया है? क्या आपको पता है कि जगन्नाथ एक इंग्लिश वर्ड है जो कि पुरी, ओडिशा के भगवान जगन्नाथ के बड़े बड़े रथ यानी चैरियट्स से इंस्पायर होके बना है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक 14th सेंचुरी के शुरुआत में एक फ्रांसिस्कन मिशनरी फरियर ओदोरिक यूरोप में एक कहानी लेकर गए। यह कहानी एक बहुत बड़े रथ की थी जो हिंदू भगवान विष्णु, जिनको जगन्नाथ भी कहा जाता है और जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी जगत के नाथ, की मूर्ति को इंडिया की सड़कों पर रिलीजियस प्रोसेशन में घुमाता था। ओदोरिक ने बताया कि कुछ डिवोटीज यानी भक्त जानबूझकर उस रथ के पहियों के नीचे आकर अपनी जान दे देते थे ताकि वो विष्णु भगवान को सैक्रिफाइस दे सके। वैसे तो यह कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई थी या फिर एक्चुअल इवेंट का गलत मतलब निकाला गया था, लेकिन यह यूरोप में बहुत जल्दी फैल गई। इंग्लिश लिसनर्स को यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने जगन्नाथ वर्ड का यूज हर उस बड़ी गाड़ी जैसे स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन या ऐसी किसी भी चीज के लिए करना शुरू कर दिया जिसमें कुछ भी कुचलने की पावर हो। आज इसका यूज कैसे होता है? आज भी ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड का यूज बहुत बड़े और भारी ट्रक के लिए किया जाता है, जैसे जगन्नाथ लॉरी। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत से लोग इस टर्म को किसी बड़ी मशीन या फिर किसी ऐसी टीम या ग्रुप के लिए यूज करते हैं जो साथ मिलकर काम कर रही हो, जैसे कोई सुपर सक्सेसफुल स्पोर्ट्स टीम। पॉलिटिक्स में इसका यूज किसी ऐसी ग्रोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए भी होता है जिसे किसी करिस्मेटिक लीडर चला रहे हैं। ओवरऑल आज के टाइम पर जगन्नाथ का मतलब एक ऐसी ताकतवर चीज है जो अपने रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को पूरी तरह क्रैश या डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर ओडिशा में बे ऑफ बंगाल के पास लोकेटेड है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू मंदिर है। इसे रूलिंग गंगा डायनेस्टी ने अराउंड 1150 एडी में कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल के कंप्लीशन की खुशी में कोमेमोरेट करने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह रथों की एक बहुत ही ग्रैंड और मैमोथ जर्नी थी जिसमें तीनों डिएटीज यानी भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान श्री बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को लोगों के सामने लाया जाता है। यह फेस्टिवल उन कुछ चुनिंदा हिंदू फेस्टिवल्स में से एक था जिसके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ही पहले पता चल गया था। क्योंकि पुरी एक कोस्टल टाउन है, यहाँ बहुत पहले से ही फॉरेन ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और मिशनरीज जैसे फरियर ओदोरिक, जिनका जिक्र हमने पहले किया, आने लगे थे। इस वजह से रथ यात्रा की ग्रैंड स्केल की खबरें वेस्टर्न वर्ल्ड तक बहुत जल्दी पहुंच गई, जिसकी वजह से इंग्लिश वोकैबुलरी को जगन्नाथ जैसा बड़ा वर्ड मिल गया। हर साल जुलाई के महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन एक बहुत बड़ी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर पर खत्म होती है, जो कि कुछ दिनों के लिए उनकी मौसी का घर होता है। हर एक भगवान अपने अलग अलग रथ पर विराजमान होते हैं।
भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो 45 फीट ऊंचा होता है। इसके पहिए 7 फीट डायमीटर के हैं और इस पर येलो यानी पीला रंग होता है। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वजा कहा जाता है, जो 44 फीट ऊंचा होता है और इस पर नीला रंग होता है। देवी सुभद्रा के रथ को देवी रथ के नाम से जाना जाता है, जो 43 फीट ऊंचा होता है और इस पर लाल रंग होता है। ये रथ लगभग 1600 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करते हैं। मंदिर के जैसे दिखने वाले यह लकड़ी के रथ कलरफुल कपड़ों की कैनोपी से ढके होते हैं। इन बड़े और विशालकाय रथ को डेवोटीज यानी भक्त एक बहुत बड़ी भीड़ में जूट की मोटी रस्सियों से खींचकर उनके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। यह पूरी दुनिया में अकेला ऐसा फेस्टिवल है जहां भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है ताकि वो अपने डिवोटीज के साथ ट्रैवल कर सके, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा रथ यात्रा कहा जाता है। इसकी महानता सिर्फ इसके बड़े साइज में नहीं, बल्कि इसके कंस्ट्रक्शन यानी बनाने के तरीके में भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह सारे स्ट्रक्चर्स हर साल नए बनाए जाते हैं। इसके लिए खास तौर पर मेंटेन किए गए जंगलों से टन्स के हिसाब से लकड़ी भेजी जाती है। जो रथ भगवान को लेकर जाते हैं उनका ग्रैंड और अच्छे से सजा होना तो बनता है। इसीलिए इसकी तैयारी फेस्टिवल से 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। 10 मास्टर क्राफ्ट्समैन के गाइडेंस में लगभग 60 क्राफ्ट्समैन यानी कारीगर पहले पहिए बनाना शुरू कर देते हैं, फिर प्लेटफॉर्म पर और आखिर में ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें बिल्कुल देसी यानी इंडिजिनस टूल्स का यूज किया जाता है और कोई बेसिक स्केच या ड्राइंग भी नहीं होती। यहाँ तक कि मेजरमेंट के लिए स्केल्स या रूलर्स का भी यूज नहीं होता। कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग या मशीन्स इसमें यूज नहीं की जाती हैं। दशकों से सिखाए गए बेसिक स्किल्स और परफेक्ट एक्सपीरियंस के दम पर ये क्राफ्ट्समैन पूरी दुनिया के सामने एक बेहद विशाल और शानदार कलाकारी का नमूना पेश करते हैं। पूरी की इकोनॉमी लगभग 80% भगवान जगन्नाथ टेम्पल की रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर ही डिपेंडेंट है, और हर साल होने वाली यह रथ यात्रा भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिससे लगभग कुछ 1000 करोड़ का भारी रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यह भी एक बड़ा रीजन है कि इस एनुअल रिचुअल को लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी 2 सवाल का जवाब मिलना बाकी है। पहला, इस इवेंट के लिए लकड़ी यानी टिम्बर की सप्लाई कहाँ से होती है, और दूसरा, जब यह पूरा इवेंट खत्म हो जाता है और भगवान अपने मेन टेम्पल यानी श्री मंदिर लौट आते हैं तो इस बड़े बड़े रथों का क्या होता है। फेस्टिवल के खत्म होने पर इन रथों को डिसमेंटल कर दिया जाता है और उनकी लकड़ी का यूज मंदिर के किचन में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसी लकड़ी से बनता है भगवान के महाप्रसाद, जो कि 56 तरह के फूड आइटम्स होते हैं और हर साल लाखों डिवोटीज को सर्व किया जाता है हर दिन। रथ के लिए लकड़ियां आमतौर पर उड़ीसा के दसपाला फॉरेस्ट रेंज के जंगलों से लाई जाती है। इनमें यूज होने वाली स्पेशल लकड़ियां हैं फांसी, धोरा और आसन। इन सभी पेड़ों की मेडिसिनल वैल्यू होती है और ये ट्रॉपिकल, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा उगते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कंसर्न और फ्यूचर में इन पेड़ों की रेगुलर अवेलेबिलिटी बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने साल 2000 में जगन्नाथ वन प्रकल्प शुरू किया था, जो कि एक डेडिकेटेड प्लांटेशन प्रोजेक्ट है।
तो रथ यात्रा सिर्फ भगवान के प्रति स्पिरिचुअलिज्म और डिवोशन यानी भक्ति का एक शानदार नज़ारा ही नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन एक्सीलेंस, एकता, विश्वास और सदियों से चली आ रही परंपरा का एक बड़ा प्रतीक है। यह अपने आप में एक रिलेंटलेस फोर्स है। ब्रिटिशर्स जो जाहिर तौर पर एक अलग कल्चर और धर्म से आए थे, उन्हें इस फेस्टिवल की बारीकियों और स्पिरिचुअल डेप्थ की पूरी समझ नहीं थी। उनके लिए यह सब नया था, इसीलिए शायद उन्होंने इस बेहद गहरे डिवोशन को गलती से केओस समझ लिया। लेकिन उनकी लिंग्विस्टिक लेगेसी आज भी जिंदा है, जिसे उन्होंने एक रिलेंटलेस फोर्स के रूप में देखा। वह आज बिजनेस हेडलाइंस, मूवी स्क्रिप्ट्स और पॉलिटिकल एनालिसिस में यूज होने वाला एक कॉमन शब्द बन चुका है, जगन्नाथ। फिर भी हम इंडियंस के लिए असली जगन्नाथ किसी डिस्ट्रक्शन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइन जर्नी है जो लोगों को एक साथ लाती है और उनका धर्म, कल्चर और ट्रेडिशन पर विश्वास और भी मजबूत करती है। ह्यूमन बीइंग्स ही वो हैं जो अपनी शेयर मेंटल स्ट्रेंथ के दम पर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लेगेसी को लगातार बरकरार रख सकते हैं। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हमारी फिजिकल एंड्योरेंस अपने आप बढ़ जाती है। क्या आप पुरी के रथ यात्रा में शामिल हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर पुरी घूम आएं। आपको तब अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगले मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।